वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ये चैप्टर 15 है हिस्ट्री का, यानी अध्याय 15 है इतिहास का। इससे पहले और बाद की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सीटेड वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देख सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी इनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। इन सभी वीडियोस के अलावा हम और भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो काफ़ी शॉर्ट होंगी, और भी ज़्यादा शॉर्ट होंगी। इन सभी वीडियोस के अलावा हम और भी टॉपिक, इन सभी वीडियोस के अलावा हम एनसीईआरटी बुक से लिए गए नोट्स, इन सभी वीडियोस के अलावा हम कुछ और वीडियोस लेने इन सभी वीडियोस के अलावा हम कुछ और वीडियोस लेकर के आने वाले हैं जो एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए नोट्स होंगे, और उसके अंदर उन पॉइंटों को कवर किया गया होगा जो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियोस के बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसके बाद इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आपके 55 आउट ऑफ 60 जरूर आएंगे। ये जो वीडियोस है ये एनसीईआरटी क्लास 6 टू 8 तक के बच्चों के लिए भी है, तो आप उनके साथ भी इन्हें ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो को तो अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग पॉडकास्ट। आप वहाँ पर जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल वाले कॉलम में मिल जाएगा। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी से रिलेटेड काफ़ी मोटिवेटेड वीडियोस जो है वहाँ पर अवेलेबल है, और भी डल रही हैं, ताकि आपके अंदर जो है पढ़ाई को लेकर के जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप काफ़ी मोटिवेटेड रहें अपनी स्टडी को लेकर के। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपने अध्याय की तरफ, जिसका नाम है स्थापत्य कला, जो कि अध्याय 15 है इतिहास का। देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, तो आप उन्हें ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में से ज़्यादा सवाल तो सीटेट में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक है तो हम इसको कवर कर रहे हैं, ताकि अगर इसमें से कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं तो हमारे को पता हो। तो शुरू करते हैं हम। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य शैली के क्षेत्र में इस्लाम के आगमन के पश्चात एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया। इस्लामिक शैली के स्थापत्य का जब भारतीय शैली के स्थापत्य में संश्लेषण हुआ, तो यह शैली भारतीय इस्लामिक शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। मध्यकालीन भारत की स्थापत्य शैली को दो प्रमुख भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसके दो प्रमुख भाग इस प्रकार है: सल्तनत एवं मुगल शैली। सल्तनत शैली का विकास दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में हुआ, जबकि मुगल स्थापत्य कला मध्य एशिया, इस्लाम एवं हिंदू स्थापत एवं हिंदू स्थापत्य शैली का संश्लेषण एवं हिंदू स्थापत्य शैली का संश्लेषण था। इसके बाद है शैली शैली इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक शैली। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो उधेर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। दिल्ली सल्तनत के तहत मुस्लिम स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी मेहराब एवं गुंबदों का प्रयोग करना। इस प्रकार की वास्तुकला को चापाकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में पाया जाता है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जों के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाद में इल्तुमिश ने अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही क्षतिग्रस्त होने बाद में इल्तुमिश ने इसके अन्य जो मंजिल है उसका निर्माण करवाया था।
इसके क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद दिल्ली के अन्य सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी बाकी मंजिलें किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। आगे है, हिंदू राजाओं के भिन्न मुसलमान मुसलमान सुल्तान स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। कुव्वत उल इस्लाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें मूसा एवं सुलेपान जैसे महान विधिकर्ताओं के गुण मौजूद थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने दो सुल्तान इल्तुतमिश ने देहलो ए कूना को निकर देहलो ए कूना के निकर एक तल के निकट एक तालाब का निर्माण कराया, जिसे होजे सुल्तानी तथा राजा का तालाब कहा जाता था। मुगल स्थापत्य कला। मुगल के अधीन स्थापत्य कला की विशेष प्रगति हुई। मुगल स्थापत्य कला वास्तव में मुगल, फारसी, तुर्की एवं भारतीय स्थापत्य कला का क्या था? मिश्रण था। भारतीय स्थापत्य का मिश्रण भारतीय स्थापत्य का सम्मिश्रण थी। मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषता थी विशाल गुंबद एवं मीनार, विशालकाय केंद्रीय कक्ष, ऊंचा मेहरबदार प्रवेश द्वार तथा चित्रों द्वारा अलंकरण। वैसे तो सभी मुगल बादशाह स्थापत्य के क्षेत्र में रुचि रखते थे, परंतु विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला एवं वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाएं एवं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग पहले तो दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित होते थे। विभाजित आयतकार अहाते में स्थिर होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? 4 बाग। तो देखिए, 4 बाग का यहाँ पर एक मतलब बताया गया है। तो 4 बाग का मतलब होता है ऐसा बाग जो आयतकार शेप में हो, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में हो, और उसके बीच में से कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल नहर का निर्माण किया गया हो। तो ऐसे एरिया को, तो इसको क्या कहा जाता था? 4 बाग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया 4 बाग क्या है। ठीक है, तो ये आयतकार बाग होता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ सुंदर 4 बागों के उदाहरण हैं काबुल का 4 बाग, जिसे बाबर ने बनाया, हुमायूं के मकबरे में स्थित 4 बाग, कश्मीर में शालीमार बाग का 4 बाग तथा लाल महरी बारी में तटीय 4 बाग। आगे है, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, यानी कि नए नए विचार आए हैं इसके अंदर। इनकी प्रेरणा इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तमूर के मकबरे से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहरबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1562 से लेकर के 1571 के बीच में। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिस्त बहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से होता था, यानी कि बीच में जो कमरा होता था उसके साइड में 8 कमरे उसके साइड में 8 कमरे होते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? 8 स्वर्ग। इस इमारत का निर्माण लाल बालुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के शाहजहां के शासनकाल में 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 शाहजहां के शासनकाल में
अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, इसलिए आगरा में ताजमहल बनवाया और दिल्ली में लाल किला। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी, और ये कक्ष का नाम क्या था? दीवाने खास और दीवाने आम। ये कहाँ पर है? दिल्ली में लाल किला के अंदर है। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा चिलिस खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। किबला का मतलब होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इन अभिलक्षणों का इशारा यह था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि करता है। यानी इनका मानना यह था कि भाई राजा जो होता है ना, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। आगे है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला के अपने शाहजहां ने दिल्ली के आगे है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया था। ठीक है, इंटर रिलेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है ध्यान दिया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाव काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो देखिए ये यहाँ से पूछा गया था कि भाई पितरादुरा क्या है, ये पितरादुरा किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पितरादुरा क्या है? जो राज सिंहासन था ना बादशाह का, उसके पीछे जो है एक श्रृंखला बनाई गई थी, जड़ाव काम किया गया था, जिसके अंदर क्या दिखाया गया था? तो एक यूनानी देवता था, तो एक यूनानी देवता है जिनका नाम है आर्फिसियस, इनको वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई पितरादुरा क्या चीज़ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पितरादुरा क्या है? बादशाह के सिंहासन के पीछे जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला। और कौन सा ये इसके अंदर और कौन सा जो है और कौन सा चित्र बनाया गया है? तो यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए, शाहजहां के सार्वजनिक सभा आगे देखिए शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा। इस सा- इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी बनाए गए थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। शाहजहां ने अपने शासन की वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। दिल्ली में दिल्ली में शाहजहानाबाद शाहजहां शाहजहां शाहजहानाबाद में शाहजहां ने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। इसमें सिर्फ विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिको को ही नदी तक पहुंच मिली थी। ठीक है, ये वहीं तक पहुंच पाया था, केवल ये व्यक्ति था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, केवल आप उसको ध्यान दीजिए, बाकी तो चीज़ें हैं ये आपको पढ़ सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो मैंने बताया है, आप उस पर ध्यान रखिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीज़ें तो आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ये अवेलेबल हो जाएगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं। इसी में आगे देखिए, संस्कृति एवं स्थापत्य शैली का संश्लेषण। इस काल में स्थापत्य शैलियों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर विजयनगर साम्राज्य के हस्तबल, हाथियों को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई? हस्तबल। और जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल। ठीक है, इसकी स्थापत्य शैली गोंडकुंडा एवं बीजापुर की शैली से मिलती है। उसी प्रकार वृंदावन के गोविंद देव मंदिर की स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली से मेल खाती है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली खुरासान
की स्थापत्य शैली से समानता प्रदर्शित करती है। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में देखा जा सकता है। स्थानीय शासकों ने भी स्थापत्य कला का विकास किया, जिसमें बंगाल की बांग्ला गुंबद सर्वप्रमुख है। इस शैली का प्रयोग मुगल शासकों ने भी खूब किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस स्थापत्य कला का प्रयोग किया, उसमें गुजरात एवं मालवा की स्थापत्य शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यानी कि बिल्कुल ही दिखाई देता है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है जो पूर्णतः आपको दिखाई दे, मेल खाता हुआ दिखाई दे। तो ये जो चैप्टर था जिसका नाम था स्थापत्य कला, जो कि अध्याय 15 था इतिहास का, काफ़ी छोटा चैप्टर था। इसमें से कुछ ही चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं, जैसा कि पितराधुरा। तो आप केवल जो पूछी गई सवाल है ना, आप केवल जो पूछे गए सवाल हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है ना वो चेंज नहीं होता कई बारी। क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल उतना ही रहता है, लिमिटेड ही है। तो उसी में बस वो घुमा घुमा करके सवाल पूछते हैं, तो आप केवल उन पर ध्यान दीजिए। बाकी जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी या जो चैप्टर था उसको तो हमने पूरा पढ़ा, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप केवल उसको देखिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में आपको और अच्छे से जो है और चीज़ें मिलेंगी। जो हिस्ट्री की दोबारा से वीडियो बनेंगी, दोबारा से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जहाँ पर हिस्ट्री को जो है 9 से 10 पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी तरह से जियोग्राफी और पोल साइंस को भी, यानी कि सिविक्स को भी। तो आप उन्हें भी देख लेंगे अगर आप, तो उसके बाद गारंटेड आप सीटेट के अंदर 55 आउट ऑफ 60 तो मिनिमम लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।